अब बातें मत करो, अब सुन लो इधर। आपको पर्नीशियस एनीमिया के अंदर किसकी कमी? विटामिन B12। यदि कमी क्यों हुई? क्योंकि अब्जॉर्प्शन का काम किसका है? विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन का काम करता कौन है स्टोमक में? पेराइटल सेल के ऊपर इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं वो। अब वो आपने फूड कंटेंट में जो विटामिन B12 लेते हो वो ब्लड में नहीं जा रहा है, मतलब अब्जॉर्प्शन नहीं। ओके, इसके बाद चेक करने के लिए दो तरीके आपके पास। एक तो आपने ओरल रूट से विटामिन B12 देना है, एक आपको आईवी रूट से विटामिन B12 देना, समझ गए? लेकिन इन दोनों में से एक रूट ऐसा होना चाहिए जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिलाने हैं आपको। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाई होती है, वो एक तरह के चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं। चिलेटिंग एजेंट्स का मतलब ये होता है कि वहां पे प्रेजेंट जो भी कंपोनेंट है उसके साथ चिपक जाएंगे और वो वहां पे चमकीले दिखाई देंगे अपने। रेडियो एक्टिव है ना, सीधी सी बात है, रेडियो एक्टिव है। अब आपने यदि आईवी की कंपैरिजन में ओरल से देना है, क्यों? ओरल से दिया वो आपका जीआईटी के थ्रू निकलेगा, आईवी से दिया वो किडनी के थ्रू निकलेगा। आप आईवी रूट से जब भी कभी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस देंगे, डाई देंगे, तो सीधी सी बात आपको किडनी प्रोफाइल ओके होनी चाहिए। जब आपके पास ओरल का ऑप्शन है तो क्यों किडनी के टेस्ट कराने, क्यों उसको हार्म करना? ओरल से ही दे दो, सीधी सी बात है। तो ओरल रोड से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ विटामिन B12 दे दिया, आईवी रूट से बिना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ दे दिया। अब आपके पास दो तरीके, या तो आप जो आपकी ब्लड वेसल्स है उसके अंदर एंजियोग्राम करवा लो, एक्सरे करवा लो, उसमें जो विटामिन B12 और जो रेडियो एक्टिव वाला है वो वहां एब्जॉर्प्शन होके गया होगा तो अपने को चमकीला दिखाई देगा। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ब्लड का सैंपल ले लो और ब्लड के सैंपल में देख लो कि इसमें रेडियो एक्टिव वाली कितनी है और नॉन रेडियो एक्टिव वाली कितनी है। समझ पा रहे हो ना? नहीं समझे? तो उधर वो भी बच गया। एक पर्सन है, कौन है पर्सन? अब सुमन ही थोड़ी होती है, ठीक है? हाँ, फीमेल में होता है ना ज्यादातर, है ना? ठीक है, सुमन मान लो, कोई बात। तो सुमन के स्टोमक के अंदर पेराइटल सेल है, वो पेराइटल सेल से अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। ओके, यहां से ओरल रूट से आपको विटामिन B12 देना है। विटामिन B12 ओरल रूट से पिला देंगे उसको। विटामिन B12 का सॉल्यूशन होता है ना, उसको पिला देंगे। एक उसकी ये जो ब्लड वेसल्स है जो आपके स्टोमक से कनेक्ट है, इसमें विटामिन B12 का इंजेक्शन लगा देंगे। ये इंजेक्शन, ओके, और ये आपका ओरल। ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? भाई ओरल रूट से भी विटामिन B12 देना है, आईवी रूट से भी विटामिन B12 देना है। क्योंकि समस्या ये थी कि अपन रोजाना जो खाना पीना कर रहे हैं वो आपके स्टोमक में जाता है पर वो ब्लड में नहीं आ रहा। समस्या तो यही थी ना, ये तो समझ में आई थी कि नहीं आई थी? भाई आपके स्टोमक से उठ के ब्लड में नहीं आ रहा था, यही तो बीमारी थी। इस बीमारी है या नहीं इस चीज को चेक करने के लिए ओरल रूट से भी दिया, इधर वाला भी दिया। लेकिन इधर से देने ब्लड तो ओरल वाला भी जाएगा, ब्लड वाला है ही है, तो अपन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सा है? तो इसके लिए जो विटामिन B12 ओरल से देंगे ना, ओरल से देंगे, इसमें डाई मिला देंगे। इसमें क्या मिला देंगे आप? डाई। डाई जानते हो? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, यानी उसके अंदर इस प्रकार की कैपेबिलिटी होती है कि जो अक्स रेज होती है ना, अक्स रेज, वो अक्स रेज आपकी बोन की तरह उसको डिटेक्ट कर सकती है। अक्स रे के अंदर वो कंप्लीटली वहां एक स्ट्रक्चर दिखेगी उसकी। ओके, वो आप यदि वहां पे एंजियोग्राम करेंगे ब्लड वेसल्स का तो उसके अंदर कलरफुल दिखेगी वो। सीटी कॉन्ट्रास्ट करवाते हैं ना, सीटी स्कैन कॉन्ट्रास्ट, जो डाई डालते हैं वो डाई वहां पे चमकीली दिखाई देती है, यानी कि अलग ही कलर में इंडिकेट करती है कॉन्ट्रास्ट डाई का। लेकिन कॉन्ट्रास्ट का नियम यह है कि कॉन्ट्रास्ट एक प्रकार का ऐसा एजेंट है जो आपकी बॉडी में 24 आवर्स से लॉन्ग टाइम तक रह गया तो आपको उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। यानी वो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी आपकी बॉडी को आदत नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर वो जहर ही है, लेकिन थोड़ी सी टाइम के लिए आपकी बॉडी में रहता है तो ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। अब 24 आवर्स के बाद निकलेगा कैसे? वो किडनी से निकलेगा। जिस पर्सन को अपने को कॉन्ट्रास्ट देना होता है उसका अपने को रीनल फंक्शन टेस्ट करवाना होता है। यदि उसका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है उस पर्सन को अपन कभी भी कॉन्ट्रास्ट नहीं दे सकते।
जिसके किडनी फंक्शन नॉर्मल है उसको अपन कॉन्ट्रास्ट दे सकते हैं और उसके बाद हाइड्रेट करते हैं कि वो जल्दी से निकल जाए। अब अपने पास ओरल से दे दो या इससे दे दो, दोनों में से एक से अपने को देना है रेडियो एक्टिव वाला। जैसे मान लो आईवी से भी दिया और ओरल से भी दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अपन मान लो ब्लड का सैंपल निकाला तो ये अलग दिखेगा, ये अलग दिखेगा, लेकिन आईवी वाले रूट को यूज क्यों ही करे जब ओरल हो? क्योंकि ओरल वाला तो जो डाई दिया था वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू स्टूल के साथ निकल जाएगा, पर ओरल जो आईवी से दोगे वो किडनी से निकलेगा। आपका ओरल में इतना हार्म नहीं करेगा, आईवी के अंदर हार्म करने की रिस्क है। तो ये चीज तो भूल जाओगे कि आईवी से दें, अपने को देना है ओरल से। ओरल से दिया वो डाई दी, इधर से दिया वो प्लेन दिया, और आपके किसी दूसरी ब्लड वेसल से यहां से आपने सैंपल कलेक्ट किया ब्लड में। अब यहां पे मान लीजिए आपको डाई वाला तो मिला ही नहीं और सिर्फ ये विटामिन B12 मिला, तो ये क्या कहती है कंडीशन कि डाई वाला स्टोमक में डाला था वो ब्लड में नहीं आया। नहीं आया तो मतलब इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है कोई या फिर अब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा, सीधी सी बात है। आई ना कहानी समझ में? भाई जो डाई वाला इस स्टोमक में डाला था, स्टोमक वाला ब्लड वेसल्स में नहीं आया तो मतलब अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। क्लियर बात है? यानी ब्लड के अंदर अपने को सिर्फ यही मिलेगा, डाई वाला नहीं मिलेगा। डाई वाला भी मिला और ये वाला भी मिला, क्या कंडीशन क्या कहती है? अब्जॉर्प्शन हो रहा है। इस बैरियर को, इस फिल्टर को, इस पेराइटल सेल को, इस इंट्रिंसिक फैक्टर को क्रॉस करते हुए आ गया मतलब अब्जॉर्प्शन हो रहा है। ब्लड में नहीं आया मतलब अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। अभी भी नहीं समझ में? बेटा आपने बीटा B12 की डेफिशिएंसी के कारण से पर्निशियस एनीमिया था, यदि इधर से नहीं दिया तो ब्लड में तो है ही नहीं ना। विटामिन B12 की तो उसको ऑलरेडी कमी है, उसके ब्लड में तो है ही नहीं, विटामिन B12 ऑलरेडी कमी है। अपन सही और गलत को कैसे पहचान पाएंगे? आपके सामने सिर्फ गलत इंसान को खड़ा किया, सही वाला है ही नहीं वहां, तो आप डिफरेंशिएट किससे करोगे उसको? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मतलब ब्लड में है ही नहीं उसको, तो आप इंजेक्शन लगाओगे तो पहचान पाओगे ना कि ये सही है ये गलत है। सिर्फ जो गया वो ही सिर्फ मिलेगा, तो सही वाले से उसको डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे आप? यदि यहाँ पे विटामिन B12 की कमी नहीं होती तो इंजेक्टेबल देने की नीड नहीं है आपको, फिर आप सिर्फ रेडियो एक्टिव वाला दे दो और देख लो कि रेडियो एक्टिव वाला यहाँ आया कि नहीं आया। हम्म पर उसकी स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये रेडियो एक्टिव वाला सब्सटेंस है वो विटामिन B12 पे ही है या नॉर्मल वाले पे है या किसी दूसरे एजेंट पे। अपने को ऐसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि आपने देखा कि यहाँ पे है ना सुमन और सुनीता दो है, ठीक है, सुमन की नाक बड़ी है, सुनीता की नाक छोटी है। जब इसकी सिर्फ बड़ी नाक वाले ही मिल रहे हैं, वहां पे छोटी नाक वाली मिलेगी नहीं, तो डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है? मान लो आपने जो चिलेटिक एजेंट डाला है, इसको समझना, आपने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाला है, वो जरूरी थोड़ी है विटामिन B12 पे ही हो, वहां पे कुछ और चीजें होगी, उस पे भी तो होगा, उस पे भी तो होगा। उससे आपको ये डिफरेंशिएट मिलेगा कि एक ये वाला B12 है मतलब इसके ऊपर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, एक ये वाला B12 है इस पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है। जब ये नॉर्मल वाला आपके पास नहीं होगा ना, तो आप इस B12 की स्ट्रक्चर को और यहाँ पे किसी दूसरी प्रोटीन की स्ट्रक्चर को आप मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, उसको अलग नहीं कर पाएंगे। जिस चीज से आप चेक कर रहे हैं वहां पे तो वैल्यूज दिखाएगी ना, उस वैल्यूज में देखेंगे नॉर्मल वाला कितना, अब नॉर्मल वाला कितना है। जब नॉर्मल वाला है ही नहीं तो उसका रेशियो कैसे निकालेंगे आप? समझ पा रहे हो ना? इसलिए इंजेक्शन, अभी मैं आपको ये बोलूंगा कि एक नॉर्मल पर्सन ऐसा है जिसके पास विटामिन B12 की कोई कमी नहीं है, आपको फिर भी चिलिंग टेस्ट करना है, वहां आपको इंजेक्टेबल देने की नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके ब्लड में है, पर इसके ब्लड में है ही नहीं, तो आपको इंजेक्शन लगाने की नीड है। अब डाउट किसी को? समझ गए अब सब? चले अपन आगे। कोई बात नहीं, डाउट होना कोई बुरी चीज नहीं है, किसी को नहीं समझ में आता तो उसको पूछना चाहिए, एक बार नहीं 5 बार पूछो, पर जब तक नहीं समझ में आए तब तक आगे बढ़ने का क्या ही फायदा। हो गया ना अपना ये तो? ओके। पर जरूरी नहीं वो सिर्फ सैंपलिंग के लिए, आप उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को आपको तो मतलब देखना है, कैसे भी देख सकते हो उसको आप। उसके लिए एंजियोग्राम से भी पता लग जाता है उसका, ब्लड सैंपल से भी पता चल जाता है उसका, मान लो कि उसका कोई स्कैन करते हो तो उससे भी पता लग जाता है। ओके, ब्लड सैंपल वाला थोड़ा सिंपल है, वो भी कर सकते हो। ओके।
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वो सिर्फ इतना सा था, उसका मतलब ये है कि आपने ओरल रूट से दिया था विटामिन B12, उसको लाल कलर का बना के भेज दिया, आईवी रूट से दिया उसको येलो कलर का बना के भेज दिया, ठीक है। फिर आप दूसरी वेसल से सैंपल लेते हो, उसमें लाल कितना दिखाई दिया, येलो कितना दिखाई दिया, लाल दिखाई दिया मतलब तो ओरल वाला आया है वहां पे, सिर्फ येलो मिला तो इसका मतलब ओरल वाला नहीं आया, तो येलो अपन ने यहां से डाला है वही है। जब वहां पे मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिसके अंदर आप बोलोगे कि वो ऑब्जॉर्प्शन हो गया, तो उसी को देख लेंगे। यदि अपन ने जो दिया ही नहीं और सिर्फ ओरल ओरल से दिया है, वो उसमें आया ही नहीं, तो अपन कैसे पहचानेंगे कुछ विटामिन B12 जीरो ही है उसके बाद तो वहां पे। पर ऐसा थोड़ी पता है कि जब टेस्ट करते हैं तो उसमें सिर्फ वैल्यूज देखी जाती है कि विटामिन B12 होगा तो जो आपने रिएजेंट डाला उसका ये कलर हो जाएगा, जब है ही नहीं तो कोई कलर ही नहीं होगा, तो पता नहीं चलेगा ना। किसी माइक्रोस्कोप में तो किसी चीज की स्ट्रक्चर देख सकते हैं, पर उसके अंदर विटामिन B12 की कैसी स्ट्रक्चर आप ऐसे थोड़ी पहचान पाओगे, उसको नहीं पहचान पाओगे ना, इसलिए वहां देना जरूरी। ओके, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी, विटामिन B12 की तो है ही है, B9 की भी हो गई है, यानी परनीसियस प्लस विटामिन B9 बोलोगे तो कोई बात बुरी बात नहीं है। हर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर परनीसियस एनीमिया है ही, ओके, पर परनीसियस में मेगालोब्लास्टिक नहीं है, क्योंकि इसमें परनीसियस प्लस फोलिक है, ओके। ड्यू टू डाइटरी डिफिशियंसी विटामिन B12 या फोलिक एसिड कम लेते हो तो मेगालोब्लास्टिक हो सकता है। मेगा नाम से पता चल रहा है कि बड़ा, उससे बड़ा है, परनीसियस से बड़ा है, क्योंकि परनीसियस प्लस फोलिक एसिड, विटामिन B12 प्लस फोलिक एसिड नेसेसरी फॉर डीएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड सेल डिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डीएनए का सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस यानी बनना, जब डीएनए बनेगा तभी तो सेल डिवीजन होगा, नहीं तो सेल डिवीजन नहीं होगा। सो इन एब्सेंस ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड अनेबल टू डिवाइड एंड इंक्रीज साइज, ना तो किसी ब्लड सेल्स की साइज बढ़ सकती है, ना उसका डिवाइडेशन हो सकता है। अब विटामिन B12 की यदि कमी होगी तो उसके कारण से जो साइज होगी वो कम या ज्यादा हो सकती है, कम या ज्यादा हो सकती है, जो आरबीसी की साइज होगी ना वो कम या ज्यादा इसके अंदर हो सकती है। जो ये वाला एनीमिया है वो किस प्रकार का होता है, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ओके। ट्रीटमेंट के रूप में अपन क्या देंगे, विटामिन B12 की कमी है तो B12 देंगे, फोलिक एसिड की कमी है तो फोलिक एसिड देंगे, ये सारे सप्लीमेंट डाइट के अंदर देंगे। और इस प्रकार की डाइट क्या होती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, या फिर अपन इंजेक्शन ल्यूकोवेरिन दे सकते हैं, टेबलेट में भी आती है, इंजेक्शन में भी ल्यूकोवेरिन कैल्शियम होता है। जनरली मैं आपको काफी बार पहले भी बताया है, आपने ओंकोलॉजी में पढ़ा होगा, मेथोट्रेक्सेट के बारे में पढ़ा था, मेथोट्रेक्सेट का एंटीडोट है ल्यूकोवेरिन, विटामिन B9 की सिंथेटिक रूप है, ये सिंथेटिक रूप। मेथोट्रेक्सेट एक ये कीमोथेरेपी की ड्रग है, साइटोटॉक्सिक ड्रग होती है मेथोट्रेक्सेट, अलग अलग प्रकार की कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज की जाने वाली ड्रग है। मेथोट्रेक्सेट एक तरह की इस प्रकार की ड्रग्स है कि अपनी सेल्स को, अपनी जो बॉडी की जो सेल्स है, ब्लड सेल्स वगैरह, उन सेल्स को बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय करती है, बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय करती है। जो एक्यूट ल्यूकेमिया के जो केसेस होते हैं ना, उस तरह के केसेस के अंदर मेथोट्रेक्सेट का यूज किया जाता है। ल्यूकेमिया होता है, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया की कीमोथेरापेटिक ड्रग्स का नाम है मेथोट्रेक्सेट। लेकिन वो ड्रग्स तो उससे ट्रीट हो जाती है, पर वो ड्रग्स होती है वो अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती है। अपनी बाहर क्यों नहीं निकल पाती है, क्योंकि उसका जो बेस होता है ना वो एसिडिक होता है, एसिडिक होता है, सॉरी उसको एल्कलाइन होता है ना, उसका बेस कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। जो मेथोट्रेक्सेट होती है उसकी पीएच ज्यादा होती है। अब यदि निकलना है तो यूरिन के साथ बाहर निकलना है, आपकी यूरिन की पीएच 4 या 4 से कम होती है, मतलब एसिडिक होता है। एसिडिक में एल्कलाइन वाला जाएगा तो बाहर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो पहला रूल तो ये है कि कभी भी आप एमएल या एलएल के पेशेंट को मेथोट्रेक्सेट देते हैं तो जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा, मतलब लगभग लगभग 24 से 48 आवर्स तक, और इंजेक्शन देने से 24 आवर्स पहले, टोटल 72 आवर्स हो गए, यानी मेथोट्रेक्सेट लगाने से 24 आवर्स पहले और 48 आवर्स बाद में, टोटल कितना हुआ, 72 आवर्स। 72 आवर्स तक उसका यूरिन का पीएच 7 से अबोव ही रखना है आपको। यूरिन का पीएच नॉर्मल 4 होता है, 7 से अबोव रखना है, 7 से नीचे करना ही नहीं है, नहीं तो पेशेंट को बहुत सीवियर साइड इफेक्ट होंगे, उसको गम ब्लीडिंग, यूरिन के अंदर ब्लीडिंग, इंटरनली ब्लीडिंग हो जाएगी पूरी बॉडी के अंदर। मेथोट्रेक्सेट होती है वो ब्लड वेसल्स को
ज्यादा लंबे टाइम रहेगी तो आपकी सेल्स को बर्न कर देती है बहुत ज्यादा। आपकी जो ब्लड वेसल्स की वॉल होती है उस वॉल को बहुत ही थिन कर देती है, डैमेज कर देती है। समझ पा रहे हो ना? तो 24 आवर्स पहले आपने हाइड्रेशन स्टार्ट कर देता है, और हाइड्रेशन में डालना है NaOH CO3, सोडा बाई कार्बोनेट। ये किस प्रकार की ड्रग है? सोडा बाई कार्बोनेट आपकी पीएच को इंक्रीज करता है, एल्कलाइन है। यदि 72 आवर्स तक सोडा बाई कार्बोनेट के इंजेक्शन फ्लो में रहेंगे, उसके साथ कंटिन्यूसली रहेंगे, तो क्या पीएच कम होगा? नहीं होगा। पीएच को और 6 आवरली, हर 6 घंटे में उसका पीएच चेक करते रहना है 72 आवर्स तक, कंप्लीटली पूरे 3 दिनों तक। ये मेथोट्रेक्सेट देने की गाइडलाइन बता रहा हूं मैं आपको। हर 6 घंटे में पीएच चेक करेंगे, पीएच कम हुआ फ्लो बढ़वा दो, पीएच बहुत ज्यादा है, क्योंकि 9 से अबोव भी तो नहीं होने जाना चाहिए ना, वो भी तो गलत है। 9 से अबोव में डेथ हो सकती है। हाँ, तो यदि ज्यादा हुआ तो फ्लो कम कर लो, कम हुआ तो फ्लो बढ़ा दो। तो पीएच देखते रहना है हर 6 घंटे में, और पीएच से चेक करके अपने को हाइड्रेशन उसके अकॉर्डिंग कम या ज्यादा करना है। यदि पीएच 7 से अबोव रखा तो वो ड्रग्स एक्सक्रीट हो जाएगी, उसके कारण से जगह जगह पे ब्लीडिंग हो जाती है, अपनी जगह जगह पे स्किन ब्रेकडाउन हो जाती है। उनको हीलिंग करने के लिए अपन विटामिन B9 देते हैं। उन 72 आवर्स तक तो हर 6 ओवरली आपको इंजेक्टेबल रूप में देना ही है। उसके बाद 7 डेज तक ओरल रूट से देना होता है। वो सिंथेटिक रूप होता है विटामिन B9 का, वो ल्यूकोवरिन के नाम से आता है, उसी का नाम है ल्यूकोवरिन। जैसे हिपेरिन है, हिपेरिन का जो सिंथेटिक रूप होता है उसको अपन लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन बोलते हैं। मतलब हिपेरिन तो वो होता है सबक्यूटेनियस लगाते हैं ना इंजेक्शन, उसको लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन बोला जाता है। वैसे ही विटामिन B9 का सिंथेटिक रूप होता है, कम क्वांटिटी में बहुत ज्यादा विटामिन B9, उसकी पूर्ति टेबलेटों से नहीं हो सकती है, इतना ज्यादा लॉस हुआ है विटामिन B9 का, उसके लिए इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। क्लियर है? ये जो ल्यूकोवरिन के इंजेक्शन लगते हैं और फिर 7 दिन तक टेबलेट दी जाती है, ल्यूकोवरिन कैल्शियम के नाम से आता है। तो जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, उसको अपन ल्यूकोवरिन कैल्शियम के इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, जिससे कि विटामिन B9 की पूर्ति हो जाए, क्योंकि एनीमिया मतलब सीवियर डेफिशिएंसी है, और सीवियर डेफिशिएंसी टेबलेटों से पूरी नहीं हो। समझ में आई कहानी? उसके मेथोट्रेक्सेट के भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसका एंटीडोट के एग्जाम में पूछा जाता है। किस ट्रीटमेंट में ड्रग्स काम आती है वो भी पूछा जाता है ल्यूकेमिया के अंदर। मतलब हेवी टॉक्सिक ड्रग्स के अंदर आती है। टॉक्सिक ड्रग्स को भी कैटेगराइज किया गया है, मिनिमल टॉक्सिक, मीडियल टॉक्सिल, हेवी टॉक्सिल, है ना? तो वो हेवी टॉक्सिल वाली ड्रग्स है, वो काफी ज्यादा टॉक्सिसिटी कोज करती है। नॉर्मली इतनी खतरनाक ड्रग्स होती है कि आप हाथ के भी आपको लग जाएगी तो आपको भी बर्निंग होने लग जाती है, ऐसे बर्निंग हो जाएगी। जैसे आप कहीं कीमोथेरेपी लगा रहे हैं, कहीं से भी उसका थोड़ा सा फ्लूइड आपकी बॉडी के ऊपर कहीं गिरा तो आपको वहां पे बर्निंग सेंसेशन होगा। इतनी खतरनाक ड्रग्स होती है। उसको डाइल्यूशन फॉर्म में दिया जाता है और बहुत कम रेट के साथ दिया जाता है। उसको देने का भी तरीका होता है कि उसका जो फ्लो होता है वो 24 आवर्स तक दिया जाता है। मान लो किसी पेशेंट की डोज है 5000 mg, तो 5000 mg ऐसा नहीं कि एक साथ पुश कर दिया, 24 आवर्स में देना है उसको, एक ड्रॉप रेट सेट करनी है उसको। डीएनए के अंदर एक प्रोटीन होती है प्यूरिन, उस प्यूरिन के निर्माण के अंदर भी ये विटामिन B9 है, वो बहुत हेल्प करता है। प्यूरिन को भी हेल्दी रखने के लिए या उस प्रोटीन को मेंटेन करने के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है। प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो क्या है? यूरिक एसिड। जितना ज्यादा डीएनए टूटेगा उतना ही ज्यादा आपका यूरिक एसिड बनता है बॉडी। नॉर्मली अपनी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में बनता है और निकलता रहता है, पर यदि किसी के अंदर किडनी की प्रॉब्लम है तो ब्लड में बढ़ जाएगा, किसी के अंदर लिमिट से ज्यादा बनता है उस कंडीशन के अंदर भी बढ़ जाएगा। यदि यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ा तो हाइपर यूरिसेमिया, जॉइंट में बढ़ा तो गाउट। वॉइस नहीं आ रही, अब आ रही है क्या बेटा वॉइस?
अभी बताओ वॉइस आ रही है क्या? ओके, तो पहले नहीं आ रही। फिर वॉइस ही आ रही है या समझ में भी आ रहा है? आ रहा आप लोगों को? नए वाले स्टूडेंट को भी आ रहा है? अभी भी जॉब करते हो या अभी ड्रॉप कर दिया? अभी अभी जॉब कर रहे हो? कौन से हॉस्पिटल में जॉब करते हैं? पटेल नगर कहाँ पड़ता है? अच्छा, आनंद नगर उधर। कितने बेडेड हॉस्पिटल है आपको? 100 बेडेड। तो 100 बेडेड थोड़ा बड़ा होता है, फिर छोटा नहीं। ओके ओके ओके। तो वहाँ क्या ड्यूटी का क्या टाइमिंग रहता है आपका? ड्यूटी का क्या टाइमिंग रहता है फिर उधर का? ओके ओके। कितना नाइट करना पड़ता है उधर? 10? छुट्टी 4? प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल। वो आपका पूरा खून निचोड़ के छोड़ेंगे, जैसे ऐसे होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले। मतलब 4 ओपे कैसे ही काम चले? 7 दिन कंटिन्यू काम करना है तब जाके एक रेस्ट मिलेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऐसे ही होता है। इसीलिए अच्छा पढ़ लो, अच्छी जॉब लग जाओ, और लाइफ अच्छी हो जाएगी। अभी तो जवान हो, चल जाएगा। नहीं, बुढ़ापे में और मुश्किल हो जाएगा। तो बुढ़ापे के अंदर वो तो ज्यादा ओप नहीं देंगे, वो 4 ही देंगे और उतना आपसे काम नहीं होगा। उसके बाद बोलेंगे नहीं नहीं, अब आपकी नीड नहीं है, आप चलो घर चलो। उस टाइम के बाद फिर वो काम ही नहीं करवाएंगे आपसे, है ना? जॉब के अंदर, गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी सिक्योरिटी मिलेगी। ओप भी 10 मिलेंगे, 4 की जगह 10 मिलेंगे। उसके बाद बहुत सारे सीएलईएल के प्रावधान होंगे। यानी कुल मिला के 15 दिन से ज्यादा जॉब आपको नहीं करनी पड़ेगी गवर्नमेंट सेक्टर में होता। उसके बाद आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी उसके बाद आपको लाइट वर्क दिया जाएगा। लास्ट के 10 साल रिटायरमेंट वाले टाइम तो काम ही नहीं करते गवर्नमेंट जॉब पर। उसके बाद तो कुर्सी तोड़ के आनी होती है ना? जरूरी नहीं करप्शन करे, बट एक ऐसा होता है ना, जब जितना सीनियर होता जाता है उसके अकॉर्डिंग फिर वर्कलोड उसका कम हो जाता है। उसके बाद उसके पास वर्कलोड नहीं होता है। जितनी ज्यादा सीनियर पोस्ट पे जाएगा या जितना ज्यादा सीनियर होगा उसके बाद वर्कलोड कम होगा। वर्क असाइनमेंट होता है ना गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे वो कहीं पे भी हो, जो वर्क असाइनमेंट होता है वो जूनियर से दिया जाता है। जूनियर से जो जितना ज्यादा सीनियर हो, वो मतलब सीनियर हो। यहाँ तक कि आप भी एक गवर्नमेंट सेक्टर में एक वार्ड में भी ड्यूटी करते हो ना, तो वार्ड में ड्यूटी करते हो और वहां पे 10 नर्सिंग ऑफिसर्स हो, और आपके पास पेशेंट है, उस पेशेंट को डिवाइड करना है कि किसी को कितना दिया जाए। तो जो सबसे जूनियर होगा उसको ज्यादा मिलेंगे, जो सबसे सीनियर होगा उसको कम मिलेंगे। ऐसा होता है ना? यहाँ तक कि जो सबसे सीनियर होते हैं एक दो लोग उनको पेशेंट मिलता भी नहीं है। उनको तो सिर्फ इधर उधर का सुपरविजन ही करना होता है ना? तो जैसे सीनियर होते जाएंगे, जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे उसके बाद काम नहीं मिलेगा। पर प्राइवेट हॉस्पिटल तो पूरा करवाएंगे, क्योंकि उनका तो काम का आउटपुट तभी निकलेगा, उनका पैसा तो तभी आएगा, है ना? कभी प्राइवेट हॉस्पिटल में, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो सीरियस पेशेंट होते हैं वो सीनियर को नहीं दी जाते। अब वो जूनियर को ही दिया जाता है कि सीखो, मतलब स्ट्रगल करके ही आगे बढ़ना है। जिसने 5-4 साल हो गए उसके बाद उसको आईसीयू वगैरह में काम नहीं करना पड़ता। गवर्नमेंट सेटअप के अंदर ये होता है, 5-4 साल हो गए, आईसीयू ओटी नहीं मिलेगा उसके बाद उसको, उसका हो गया, आईसीयू ओटी का टाइम हो गया। 5-4 साल नौकरी कर ली उसके बाद आईसीयू ओटी नहीं मिलेगा उसके बाद। यदि 5-7-10 साल नौकरी हो गई उसके बाद में पेशेंट साइड काम करने की नीड नहीं होती है। होता है तो रिटेल वर्क वगैरह कुछ हो रहा है, इतने करना, ज्यादा इतना वो नहीं होता। या फिर कोई बेड साइड का होता है तो जैसे अपने सुपरविजन में किसी से काम करा लिया, कुछ हो रहा है, इतने होता है, ज्यादा नहीं होता। तो काम करने का टाइम होता है वो 2-5 साल का ही होता है, मैक्स टू मैक्स, है ना? हो गया? लिख लिया? ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप मोटिवेट हो उन चीजों से, है ना? या अभी तो सबसे अच्छी जॉब सीएचओ की है ना? मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो, हालांकि ये सिचुएशन कितने टाइम रहे पता नहीं है,
पर बहुत सारे सीएचओ तो जाते ही नहीं ड्यूटी पे, है ना? नहीं, इतना नहीं जाना पड़ता। पहले तो लोग सिर्फ घर पे बैठे बैठे ही सैलरी लेते थे, महीने में 1-2 दिन जाते थे कभी मीटिंग मीटिंग के लिए। आजकल जाते तो वीक में 2 बार 3 बार मैक्स टू मैक्स इतने ही जाते, इससे ज्यादा नहीं जाते। मतलब पूरे महीने के अंदर 10 दिन चले जाए, इतना ही जाते हैं मोस्ट ऑफ। ओके, नेक्स्ट फोर्थ फोर्थ नंबर का आपका एनीमिया, क्या एप्लास्टिक एनीमिया या फिर हाइपोप्लास्टिक एनीमिया। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर प्रॉब्लम आपकी बोन मेरो की। एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये दोनों तो एनीमिया है, ये एनीमिया के साथ साथ एक प्रकार का कैंसर है। जब प्रॉब्लम बोन मेरो और किडनी की नहीं थी तब तक तो वो कोई सीवियर प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो तो सप्लीमेंट कम लेने के कारण से था। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक पर्निशियस एनीमिया, ये डाइट की प्रॉब्लम थी, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस कम मिले तो उसकी प्रॉब्लम थी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम उन ऑर्गन्स की है, ऑर्गन्स की प्रॉब्लम होगी तो वो तो सीवियर बीमारी होगी। ओके, ये प्रॉब्लम कहाँ की है? बोन मेरो की प्रॉब्लम है। यानी एक प्रकार का बोल सकते हैं कि एप्लास्टिक एनीमिया और आपका सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार के कैंसर ही है एक तरह। तो बोन मेरो में डिफेक्ट होना मतलब कैंसर होना ही होता है। ब्लड कैंसर के टाइप्स है एक तरह से। जो कैंसर की यूनिट्स होती है ना, कैंसर यूनिट्स होती है, ऑन्कोलॉजी होती है, कई तरह की यूनिट्स होती है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जरी वाले पेशेंट्स होंगे। रेडियोलॉजी के अंदर रेडियोथेरेपी वाले पेशेंट है। ओके, जिसके अंदर मेडिकल ऑन्कोलॉजी में जो सिर्फ दवाइयों से ट्रीट होने वाली कैंसर के पेशेंट रहेंगे। हिमेटोलॉजी के अंदर ब्लड कैंसर वाले पेशेंट रहेंगे। फिर हिमेटोलॉजी की ब्रांचेज होती है। सिकल सेल यूनिट, सिर्फ सिकल सेल वाले पेशेंट रहेंगे। यानी एक प्रकार का कैंसर है तभी तो उसके लिए तो एक स्पेशल यूनिट बनी हुई है। सिकल सेल के लिए तो एक स्पेशल यूनिट बनी हुई है। एप्लास्टिक सेल, एक एप्लास्टिक एनीमिया वाले पेशेंटों के कारण से, क्योंकि ब्लड कैंसर में होता क्या है? एनीमिया ही है, पर उसमें पेनसाइटोपिनिया है। जनरली कुछ कुछ ब्लड कैंसर होते हैं ना, तो ब्लड कैंसर में हो क्या रहा है? या तो आपकी डब्ल्यूबीसी, सीबीसी या प्लेटलेट्स कम हो रही है, यही तो प्रॉब्लम है। ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी तो कैंसर है, यही तो है। तो जब इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी है, और वो भी किसके कारण से? एप्लास्टिक एनीमिया के कारण, तो वो भी एक प्रकार का कैंसर जैसा ही है। बोन मेरो या तो फेलियर हो गया या डिप्रेस हो गया। फेलियर और डिप्रेशन में क्या फर्क है? फेलियर मतलब काम कर ही नहीं रहा है, डिप्रेशन मतलब आधा काम कर रहा है या कम काम कर रहा है। क्लियर है? एजेंट्स लाइक, जैसे साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती है बहुत सारी। मैं आपको बोलता हूँ बार बार, कीमोथेरेपी देने से भी कैंसर होता है ना? वही रीजन, यदि किसी ने साइटोटॉक्सिक ड्रग्स लिया उसके कारण से, या रेडिएशन के कारण से, तो रेडिएशन का एक्सपोजर होना चाहिए, लिमिटेशन होना चाहिए। एक्सरे के अंदर नॉर्मल जिस पेशेंट का एक्सरे करते हैं वो तो आराम से थोड़ी छाती करके एक्सरे करवाता है, दूसरे वाले बाहर दूर भागते फिरते हैं ना, उधर सब ऐसे ऐसे छुपते रहते हैं, उससे थोड़ी डिस्टेंस पे रहते हैं। वो क्यों? रेडिएशन ज्यादा ना लगे। रेडिएशन की आपकी बॉडी की एक लिमिट होती है, आपने देखा होगा ना। रेडियो डिटेक्टर लगा होता है, जो कैथ लैब वगैरह में काम करते हैं और होते हैं, यहाँ पे लगा होता है। वो इसलिए लगा होता है, जिस दिन उसका पैरामीटर ऊपर निकल जाएगा उस दिन से उसको एक सख्त एडवाइस दे दिया जाएगा कि आप इस एरिया में अब मत आना। आपको पूरी लाइफ में जितना रेडिएशन लेना चाहिए, आपकी ब्लड सेल्स जितना टॉलरेट कर सकते हैं, वो आपने क्रॉस कर ली। ओके, प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसको उस प्रकार के एरियाज में नहीं रखा जाता। कैथलैब वगैरह हो गया, एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, इस प्रकार के एरिया में नहीं रखा जाता है, क्योंकि उससे बच्चा उसका हार्म हो सकता है। या किसी प्रकार का वायरल इंफेक्शन, जैसे किसी को एचआईवी हो, मल्टी ऑर्गन फेलियर होते हैं एचआईवी के कारण से। तो CD4 सेल्स नहीं है कोई, CD4 सेल यदि 200 से कम हो गए तो सीधी सी बात है, कोई भी पॉजिटिव एजेंट जाएगा उसको कोई डैमेज कर नहीं पाएगा, सीधा जाके बोन मेरो पे अटैक करेगा, क्योंकि ब्लड सेल्स सबसे ज्यादा पहले इंफेक्टेड होते हैं और वो बोन मेरो के पास जल्दी पूछेगा। किसी को हेपेटाइटिस हो गया, कौन सा हेपेटाइटिस? कौन से वाला? बी। बी स्पेशली सबसे डेंजरस बी होता है, ब्लड के लिए बी होता है। ये तो ओरल रूट से होता है ना, तो हेपेटाइटिस बी हो गया। टीबी हो गया, ओके ना। टीबी भी क्या करता है? बोन मेरो को डिप्रेस करता है। ठीक है, ये इस प्रकार की चीजों के ज्यादा कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उनको ये एनीमिया होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, बोन मेरो डिप्रेशन में भी जेनेटिक और आइडियोपैथिक। जेनेटिक का तो मतलब ये है कि जिसके मदर फादर को ब्लड कैंसर था, जरूरी नहीं तो नहीं है उसके बच्चों को हो, पर होने की पॉसिबिलिटीज, चांसेस ज्यादा है, ज्यादा चांसेस, क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज है। और आइडियोपैथी का मतलब क्या है? सारे कारणों के बारे में अपने को कुछ पता नहीं। कैंसर के कारणों के बारे में बहुत सारी बीमारियां जिनके बारे में उसके एक्चुअल कारण है इसके बारे में कुछ पता नहीं है, पर ऐसा देखा गया है कि जिनके पेरेंट्स के अंदर होता है
उनके बच्चों के अंदर भी काफी बार देखने को मिलता है, जैसे डायबिटिक है या कैंसर है, इस तरह की चीजें। ओके, वो भी स्पेशली बोन मेरो जैसे कैंसर होते हैं ना, वो ज्यादा था। हालांकि जैसे किसी को जीआईटी का स्टोमक का कैंसर हुआ तो वो जेनेटिक नहीं होता है। स्टोमक का कैंसर किसी एक्सटेंसिव कोज के कारण से हुआ है, पर बोन मेरो का कैंसर ये जीन जीन के कारण से या फिर किसी क्रोमोसोम ऑटोसोम के कारण से ऐसा होता है। ओके, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक मतलब सेल की साइज ओके है, उसका कलर ओके है, प्रॉब्लम ये है कि बोन मेरो बना ही कम रहा है। जो बना रहा है उसके बाद उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर वो बना ही कम रहा है, समस्या ये है। बोन मेरो को बनानी चाहिए 100 सेल, पर वो बना 20 रहा है, तो उस कारण से एनीमिया है। जो 20 बनाए हैं वो हेल्दी है, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि बोन मेरो कोई डिफेक्ट सेल पैदा कर रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, बोन मेरो फेलियर हो गया, जितना काम करना चाहिए उतना कर नहीं पा रहा है। समझ पा रहे हो? क्लियर है ना? ओके, कोज क्या कोज करेगा? पेनसाइटोपिनिया। क्या होता है पेनसाइटोपिनिया? सीबी यानी इसके अंदर आरबीसी भी कम हो गई, प्लेटलेट्स भी कम हो गई और डब्ल्यूबीसी भी कम हो गई। सभी प्रकार की ब्लड सेल्स का एक साथ कम हो जाना पेनसाइटोपिनिया कहलाता है। क्योंकि बोन मेरो में डिप्रेशन हुआ तो सीधी सी बात है, बोन मेरो ही तो डब्ल्यूबीसी बनाता है, बोन मेरो ही प्लेटलेट्स बनाता है। तो वो ब्लड सेल्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स भी वो बनाता है, तो रेड ब्लड सेल्स कम बनेगी तो वो भी कम बनेगी, क्योंकि वो छांट के तो अलग से बनाएगा नहीं। मैं तो आरबीसी नहीं बनाऊंगा, और चीजों को तो बना दूंगा, क्योंकि सेल एक ही है वहां बनाने वाली। कौन सी? स्टीम सेल। ओके ना, समझ गए? ओके, डायग्नोसिस कैसे करेंगे अपन? कन्वर्जन ऑफ रेड बोन मेरो टू फैटी बोन मेरो। तो आपका जो बोन मेरो है, रेड बोन मेरो, जिसका काम था इसको बनाने का, वो फैटी बोन मेरो मतलब बीमार बोन मेरो बना देगा। लीवर किसी का खराब होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फैटी लीवर बोलते हैं। फैटी का मतलब, फैटी क्यों बोला जाता है उसको? फैटी बीमार लीवर ही बोल दो, इल लीवर ही बोल दो, फैटी क्यों बोला जाता है? नहीं, जब बीमार होता है तो उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। कभी भी लीवर होता है ना, लीवर लीवर जब कभी भी बीमार होता है तो लीवर की सूजन आ जाती है, हिपेटोमेगाली हो जाता है। हिपेटोमेगाली से जस्ट पहले फैटी लीवर कहलाता है। हिपेटोमेगाली जब पूरा स्विलिंग आ जाएगा तो कहलाएगा, पर उसकी थोड़ी सी साइज बढ़ने लग जाती है तो उसको फैटी लीवर बोलते हैं। बोन मेरो भी जब डिप्रेस्ड हो जाएगा तो वहां की सेल्स अपना इन्फ्लामेशन कोज कर देती है, अपनी साइज को बढ़ा लेती है। काम कम हो गया, साइज बढ़ गई, तो उसको अपन फैटी बोन मेरो बोलते हैं। जैसे फैटी लीवर बोलते हैं ना, वैसे इसको अपन फैटी बोन मेरो बोलते हैं। तो ये बोन मेरो है, अपने को फैटी दिखाई देता है वहां पे। ओके, ट्रीटमेंट क्या करेंगे अपन? जो बीमार हो गया वो हो गया, अब क्या कर सकते हैं? उसका ऑपरेशन करके तो ठीक कर नहीं सकते बोन मेरो, क्योंकि वो तो छोटी छोटी सेल्स है। अपन बोन मेरो का ट्रांसप्लांट करेंगे, उसके किसी आइडेंटिकल ट्विंस वगैरह हो या कुछ सेम ब्लड ग्रुप का कोई पर्सन हो, उसका बोन मेरो निकालेंगे और इसको ट्रांसफ्यूज करेंगे। क्या हुआ? बोलो बोलो। लीवर में छेद ऑलरेडी रहते हैं वैसे, लीवर स्पंजी ही होता है वैसे, स्पंजी ही होता है, पर वो छेद ज्यादा तब दिखाई देते हैं अपने को जब फैटी लीवर हो जाता है। जब लीवर फैटी हो जाएगा तो उसके अंदर जो छेद होते हैं वो बड़े दिखाई देते हैं। नॉर्मली स्पंजी स्ट्रक्चर जितनी भी होती है ना अपने, जैसे लंग्स है, लीवर है, वो स्पंजी है। उसको जैसे एक स्पंज होता है जिसको ऐसे निचोड़ा जा सकता है, वैसे अमिताभ बच्चन नहीं करता है लंग्स का वो, कैंसर का वो, फेफड़ों को निचोड़ने पे इतना धुआं निकलता है ना? तो वैसे लीवर भी वैसा होता है, स्पंजी होता है आपका। जब उसमें सूजन आ जाती है, हिपेटोमेगाली होता है, तो जो उसके पोर्स होते हैं ना, जो पोर्स, वो पोर्स अपने को बड़े दिखाई देते हैं। स्पंज होता है ना, स्पंज, उसको जितना दबा दो उसके छेद दिखाई नहीं देंगे, आप उसको पूरा खोलने की कोशिश करो उसके पोर्स दिखाई देंगे। सिर्फ वही रीजन होता है उसका। और क्या बोलते हैं उसके लिए? कुछ स्पेशल वर्ड होता है क्या? मुझे भी ऐसा कुछ याद आ नहीं रहा है। अदरवाइज लीवर में तो लोब्स होते हैं, छोटी छोटी कैविटीज होती है, और बाहर से उसको क्या बोलते हैं उसको तो मेरे को भी कुछ याद आ नहीं। कुछ हो तो मुझे बताना, फिर देखूंगा मैं उसको क्या। जीआईटी में पढ़ा होगा आपने? ओके, मेरे को याद नहीं आ रहा ऐसा तो कुछ नाम तो।
फेफड़े और आपका जो लीवर है वो आपके स्पंजी होते हैं, फेफड़ों को निचोड़ने पे धुआं निकलता है और लीवर को निचोड़ने पे दारू निकलती है। हाँ? थोड़ी देर में उसका भी एड चालू करना पड़ेगा। देखो, एल्कोहल मत लिया करो। एक नॉर्मल आदमी के लीवर को निचोड़ने पे इतना सारा एल्कोहल निकलता है ना? कैसे ऐड आएगा फिर इसका? नॉर्मल में तो नहीं आएगा, तो नॉर्मल में तो नहीं होता ना एल्कोहल इतना। नशे का ट्रेंड है, ट्रेंड। नशे को लोग एंजॉय समझते हैं आज के टाइम में। जैसे वर्ड लग जाता है ना किसी मेल की, तो पार्टी पार्टी करनी है, मतलब पार्टी के साथ में वो वर्ड होता ही होता है, ऐसे कि पार्टी हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। पार्टी की डेफिनेशन का एक फिक्स वर्ड है। कई तरह की होती है ना पार्टी, अभी सब एज ग्रुप वालों की अलग अलग पार्टी होती है, ठीक होती है। किटी पार्टी, किटी पार्टी क्या होती है? लेडीजों के अंदर भी एक एज का एक होता होगा ना, उसमें एज का क्राइटेरिया होता होगा ना कि इस एज वाली करती है उसको किटी पार्टी। होता ऐसा होता होगा ना। एज्ड वुमेन्स के लिए होती है, एज्ड वुमेन्स के लिए होती है शायद, मे भी ऐसा होता होगा ना। क्या? वो ज्यादा नहीं पता, पर मे बी एज्ड वुमेन्स के लिए होती होगी वो। कुछ चीजें सही भी होती है। एक लाइफ होती है ना, वो लिमिटेड होती है ना। लिमिटेड लाइफ होती है, उसको इंजॉय भी करना चाहिए, ये चीज भी सही होती है वैसे, गलत नहीं होती। मतलब किसी न किसी पर्पज से आप फ्रेंड से मिलते हैं और करते हैं, तो उसके कारण से कुछ अच्छी चीजें होती है लाइफ के अंदर। जब इंसान बहुत ज्यादा लोगों से मिलता है पार्टीज वार्टी में, तो डिप्रेशन से थोड़ा दूर होता है, इस तरह की चीजें भी होती है। मतलब कुछ भी बन जाओ, पर थोड़ा सामाजिक भी होना चाहिए, और सामाजिक बने रहने के लिए चीजें थोड़ी सी जरूरी है आज के टाइम में। पार्टीज वार्टीज, घूमना फिरना, अच्छा खाना पीना, इश्क विस्क करना, है ना, वो भी एक जिंदगी का हिस्सा होता है। एक टाइम के बाद नहीं होती वो सब चीजें, भी एक लिमिटेड टाइम की है। कोई इंसान चाहेगा कि जाके मैं 40-50 साल के बाद में करूँ, तो वो चीजें उसके बाद नहीं होती है। उसकी भी एक उम्र होती है ना, उस उम्र में ही होती है। लिख लिया सबने? इसीलिए तो बोलता हूँ ना कि जॉब लगने में डिले होना सबसे बड़ी आपकी लाइफ की वो दुर्गति होती है। कभी जॉब लगने में डिले नहीं होना चाहिए। मतलब जॉब अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 तो हाईएस्ट वैल्यू है, तब तक तो लग जानी चाहिए। एक 25 से 30 साल का तो एक मैक्सिमम लिमिट है, तब तक तो लग जानी चाहिए, उससे डिले तो होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि उसके बाद होने का मतलब है कि आप जिंदगी का एक सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है वो खो दोगे। क्योंकि वो टाइम जो आपके सबसे ज्यादा इंजॉय वाला, सबसे अच्छा वाला टाइम है, उस टाइम तो फिर आप तैयारी कर रहे होंगे, उस टाइम तो आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण से मानसिक पीड़ा सहन कर रहे होंगे, तो मतलब उस लाइफ का थोड़ा मजा नहीं है। जो लोग 25 साल से पहले जॉब लग जाते हैं ना, उनकी लाइफ सबसे सुनहरी होती है, उनकी लाइफ सबसे अच्छी होती है। क्योंकि उसके जमाने की उम्र वो है 25 से 35 साल के आसपास ही, उस टाइम के अंदर वो एंजॉय कर सकता है। अदरवाइज वो टाइम तो फिर पढ़ने में निकल जाता है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो उनके लिए है। नोट शीट की तैयारी जो 5 साल से करते हैं, नोट शीट की तैयारी 3 साल से कर रहे हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी सी हार्मफुल है। ओके, पर जो बीत गया वो बीत गया, आगे आने वाले टाइम को होना नहीं है। जो बचा हुआ है उसको थोड़ा सा अच्छे से एंजॉय करो। ओके, थैलेसीमिया कंजेनाइटल होता है। थैलेसीमिया भी एक इस प्रकार का एनीमिया है, वो भी कंजेनाइटल। ये भी एक कैंसर का ही टाइप है।
थैलेसीमिया यूनिट भी होती है हिमेटोलॉजी के अंदर, जैसे मैंने बताया ना आपको, थैलेसीमिया यूनिट भी होती है उसके अंदर। ओके, इसके अंदर भी जो ब्लड की प्रॉब्लम है, एक प्रकार का ब्लड कैंसर ही है, पर ये जिनके मदर फादर वगैरह में होता है उनको होने के चांसेस है, या फिर जरूरी नहीं मदर फादर में हो तो ही हो, क्योंकि वहां से कोई जीन म्यूटेशन या कोई डिफेक्टिव जीन आया, इसके कारण से ऐसा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, ये बीमारियां जरूरी नहीं पेरेंट्स को हो ही हो, पर पेरेंट्स की वजह के कारण से बच्चों को हो सकती है, क्योंकि वहां उनके अंदर तो जीन थी, वो हेल्दी थी, और उनकी जीन म्यूटेशन हो गया, इसके कारण से उनके बच्चों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। जो थैलेसीमिया होता है इसको अपन कुलेज एनीमिया भी बोलते हैं, कुलेज एनीमिया। ओके, एक प्रकार का कंजेनाइटल एनीमिया है, ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जा सकता है। जरूरी नहीं पेरेंट्स को हो तो ही बच्चों को हो, पर जिनको है उनके बच्चों को 100% होगा। समझ पा रहे हो? मान लो किसी को थैलेसीमिया है, तो ऐसा जरूरी नहीं उनके मदर फादर को था ही, हो सकता है जीन म्यूटेशन उनके अंदर आया तब हुआ है, लेकिन उनके यदि बच्चे होंगे तो उनको 100% होगा। इसलिए थैलेसीमिया है या फिर कोई ब्लड कैंसर का कोई भी टाइप्स है, उस तरह के पेशेंट्स को प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए या फिर उस तरह के पर्सन को मैरिज वगैरह के लिए भी मनाही होता है कि नहीं करना चाहिए उनको। ओके ना? एक इसका दूसरा नाम है मेडिटेरेनियन एनीमिया भी इसको बोलते हैं। ओके, ड्यू टू लॉस ऑफ वन और बोथ जीन फ्रॉम 16 क्रोमोसोम्स, जो 16 नंबर का जो आपका क्रोमोसोम्स होता है उसके ऊपर या तो एक या फिर दोनों जीन है वो डिफेक्टिव हो सकती है। तो सीधी सी बात है कि डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, डोमिनेंट और रिसेसिव। यदि उस 16 नंबर के क्रोमोसोम्स की एक जीन डिफेक्टिव हुई तो वो डोमिनेंट है, दोनों हुई तो वो रिसेसिव। क्लियर है? ये भी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया से साइज भी छोटी हो गई, कलर भी फीका हो गया। समझ पा रहे हो ना? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। पहली बात तो सेल्स बनेगी कम, जो बनेगी उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, जो बनी है उसमें आयरन नहीं होगा, कुल मिला के खतरनाक वाला एनीमिया है। ओके, इनके नाम जरूर है तो इन्हें याद रखना, काफी बार एग्जाम में इस नाम से भी पूछ लिया जाता है। टाइप्स की बात करेंगे तो थैलेसीमिया के मेनली 4 टाइप्स है। ओके, सबसे पहला थैलेसीमिया माइनर, दूसरा थैलेसीमिया मेजर, तीसरा अल्फा थैलेसीमिया, चौथा आपका बीटा। आपके ब्लड के अंदर अल्फा और बीटा चेन्स होती है, अल्फा चेन और बीटा चेन होती है। सीधी सीधी सी बात है कि अल्फा चेन के अंदर डिफेक्शन हुआ उसके कारण से तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन में हुआ तो बीटा थैलेसीमिया। यदि थैलेसीमिया माइनर ऐसा होता है कि वहां पे एक ही अबनॉर्मल जीन हुई है, यानी डोमिनेंट टाइप वाला है, सिर्फ डिफेक्टिव जीन एक ही है 16 नंबर के क्रोमोसोम्स पे, तो सीधी सी बात है या तो एसिम्प्टोमेटिक होगा या फिर माइनर से सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि दूसरे वाला जो पेयर है उसका उससे थोड़ा बहुत काम हो जाएगा उससे। ओके, यानी ज्यादा सीवियर टाइप का नहीं होगा, उसके कारण से कुछ टाइम वो सर्वाइव कर सकता है। बल्कि थैलेसीमिया मेजर होगा तो उसमें जीन के दोनों पेयर उसके अंदर डिफेक्टिव होंगे, दोनों पेयर डिफेक्टिव होंगे, बोथ अबनॉर्मल जीन, दोनों जीन होगी वो अबनॉर्मल। ओके, अल्फा थैलेसीमिया में डायरेक्ट इन अल्फा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन और इसके अंदर बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। जो मोस्ट कॉमन टाइप का होता है वो बीटा थैलेसीमिया। ये चारों टाइप समझ में आए ना आपको? क्रोमोसोम नंबर कौन से पे प्रॉब्लम होती है? 16 नंबर। पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो 16 नंबर का क्रोमोसोम है उसके अंदर डिफेक्ट आया है, अब उसके ऊपर 2 जीन, एक जीन का एक पेयर होता है। ओके, यदि एक में प्रॉब्लम आई तो थैलेसीमिया माइनर, दोनों जीन डिफेक्टिव है या दोनों जीन के अंदर प्रॉब्लम है तो थैलेसीमिया मेजर। अब अपने ब्लड के अंदर बात करते हैं 16 नंबर क्रोमोसोम्स पर, तो सारी प्रकार की सेल्स के ऊपर है। जो ब्लड सेल्स बनी भी है उन ब्लड सेल्स की 2 चेन होती है, अल्फा चेन और बीटा चेन। यदि अल्फा चेन के अंदर प्रॉब्लम है तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन में प्रॉब्लम है तो बीटा थैलेसीमिया। ऐसा होता है, डिफेक्ट होती है, लॉस नहीं होती है, डिफेक्ट होती है, डिफेक्ट होती है। कहां लिखा है मैंने लॉस? नहीं नहीं, डिफेक्ट होती है इसके अंदर, कहां लिखा है मैंने? हाँ, ड्यू टू डिफेक्ट लिख लो इसके ऊपर, डिफेक्ट है ना, लैंग्वेज मैंने ही बनाई, कोई इशू नहीं है। ड्यू टू डिफेक्ट, उसमें डिफेक्टिव होती है वो, लॉस होगी तब तो स्ट्रक्चर होगी ही नहीं उसके अंदर, फिर वो ब्लड ही नहीं होगा ना, होती तो है पर वो डिफेक्टिव होती है। ओके, इन्फेक्टेड भी उसको बोल सकते हैं, इन्फेक्टेड तो वो इन्फेक्टेड है, डिफेक्टेड है वो जीन जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, वैसी नहीं है, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं, डिफेक्ट है।
ओके, 16 नंबर क्रोमोसोम पे। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो बन ही नहीं रहा उसका इलाज क्या? बॉडी को नॉर्मली फंक्शन कराने के लिए आपको ट्रांसफ्यूजन करना है। जब तक आप ट्रांसफ्यूजन करते रहोगे तब तक जिंदा है। जिस दिन ट्रांसफ्यूजन नहीं कर पाओगे, लिमिट क्रॉस हो जाएगी, उस दिन वो टाइम कुछ नहीं है। टाइम ये है कि आपका एचबी रहना चाहिए 12 नॉर्मली। आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर करके उस 12 का जो वैल्यूज है उसको कभी मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बॉडी में कभी 12 से 10 भी होगा, कभी 7 भी होगा, कभी 6 भी हो जाता है। फिर ट्रांसफ्यूजन करते हो, उसके कारण से क्या होता है, जब जब भी कम होता है तो ज्यादा एनीमिया के कारण से क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर बार बार कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होगी, उतना न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन आपकी बॉडी नहीं ले जा पाएगी, सारे ऑर्गन है उसके अंदर अंदर उस प्रकार की सिचुएशन के अंदर अफेक्टेड होंगे और सारे मल्टी ऑर्गन फेलियर होने की चांसेस है फिर धीरे धीरे। तब कोई प्रॉब्लम नहीं है जब आप एनी टाइम 12 रख लेते हैं, पर एनी टाइम 12 रह ही नहीं सकता। कभी कभी बहुत सीवियर वाला भी होता है। अब रोजाना सीबीसी थोड़ी हो सकता है किसी का। आज ट्रांसफ्यूजन कराया, एकदम नियम बना लिया कि 15 दिन बाद ट्रांसफ्यूजन कराना ही कराना है, 1 महीने में ट्रांसफ्यूजन कराना ही कराना है। कभी देखे इस बार गए थे तब इस बार तो बहुत कम हो गया था, पर जब वो कम रहा तब बॉडी में कुछ नुकसान किया है ना उसने। सेकेंडली, बाहर का एजेंट आप बार बार लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती ही होती है। बार बार कंपेंसेटरी मैकेनिज्म का यूज करवाते हैं बॉडी में तो उसके कारण से प्रॉब्लम आती है। ये बॉडी नेचुरल तो नेचुरल है, इसलिए वो जितना ज्यादा डिफेक्शन मिलेगा उतनी ही एज फिर कम हो जाएगी। होता है, हाँ, मतलब एक लिमिट के बाद फिर नहीं हो पाती है उसके बाद। आ, होता है, बहुत सारे लोगों को होता है ऐसा। मेरे भी एक नॉन टू में है, उनके 3 बच्चे हैं उनके, और जब उनका डायग्नोसिस हुआ तब वो डायग्नोसिस कब हुआ, जब तीसरा बच्चा हो चुका था तब जाके डायग्नोसिस हुआ उनका। और फिर डायग्नोसिस हुआ तो तीनों में एक साथ डायग्नोसिस हो गया। यानी उन्होंने जो प्रेगनेंसी कंसीव की थी, वो ज्यादा कोई पढ़े लिखे नहीं है, तो उस कारण से उन्होंने प्रेगनेंसी जल्दी जल्दी कंसीव कर ली, जल्दी जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, तो यानी समथिंग समथिंग 5 साल के अंदर अंदर तीनों बच्चे हो गए उनके। और तीनों बच्चे मेल है, तीनों बच्चे मेल है और तीनों को थैलेसीमिया है। अब उनकी उम्र बड़े वाले की लास्ट टू लास्ट 8 ईयर है। अब एक बच्चे को तो झेलना भी वो ज्यादा, चलो ठीक है कुछ टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करा ले, तीनों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना, और वो भी बहुत पुअर फैमिली, तीनों को हर महीने 20 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है, तीनों को कराना है, और वो भी एक पुअर फैमिली। तो काफी स्ट्रगलिंग लाइफ हो जाती है। पर हाँ, आजकल ऐसा है ना कि एक मतलब थोड़ा प्रॉपरली जब भी प्रेगनेंसी वगैरह कंसीव होती है तो उसके लिए बहुत सारे आजकल टेस्ट होते हैं, है ना। क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज वगैरह को देखने के लिए कुछ और है, वो सब चीजें करवा लेनी चाहिए। जीन मार्कर वगैरह सब चीजें होते हैं, उनके अंदर कोडिंग डिकोडिंग को चेक कर लिया जाता है। या फिर कई बार ऐसा डिफेक्शन देखने को मिलता है, एक 4 to 5 ईयर का बच्चा होता है उसके बाद ही प्रेगनेंसी आजकल प्लान करते हैं। 3 साल का गैप तो मिनिमम रखना ही होता है। तब तक उसके बच्चे के अंदर कोई डायग्नोसिस नहीं होता है, तब तक सारे टेस्ट वेस्ट करा के उसके बाद भी करवाना चाहिए। क्योंकि जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे की उम्र 4 साल है, दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं, पर उस बच्चे को कभी प्रॉब्लम नहीं आई तो उसके टेस्ट नहीं करवाए। तो आजकल ऐसी भी गाइडलाइन बन रही है कि यदि वो पहला बच्चा था उसके प्रॉपरली सारी इन्वेस्टिगेशन कराओ। हो सकता है अभी उसको कोई सिम्टम्स नहीं आई, कुछ पता नहीं चला, कोई एनीमिया या कुछ और इस तरह की चीजें, हो सकता है 2 साल बाद में आए, तब तक पहले उसका तुम डायग्नोसिस करा लो, कहीं ना कहीं थोड़ा आइडिया मिल जाएगी। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर कंसीव करना चाहिए। एक फैमिली में 5 मेंबर होते हैं ना, 5 मेंबर, किसी की फैमिली में 10 मेंबर, उनके अंदर कभी इस प्रकार की प्रॉब्लम या फिर कैंसर या इस तरह की सिचुएशंस कि सिंगल पर्सन उसके डिफेक्ट हो जाता है ना, उसके कारण से फैमिली के सारे मेंबर्स, उनकी फाइनेंशियली कंडीशंस, उनके वर्क, सब चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मतलब बहुत डिस्टर्ब हो जाती है उसके कारण से, है ना। लिख लो जल्दी से, एक एनीमिया हो रहा है, फटाफट पढ़ लेते हैं अपन।
हो गया? लिखो, जल्दी लिखो। कैसे करें? हाँ, कैसे करेंगे बताओ? ऑपरेशन करके निकाल लेंगे जीन को, दूसरा ट्रांसप्लांट करेंगे, तभी होगी जीन चेंज। अरे जीन एक सेल को नहीं दे सकते, जीन कितनी छोटी सी स्ट्रक्चर है बेटा। और दूसरी चीज, एक ही सेल में थोड़ी है जीन, वो तो बॉडी की पूरी सेल्स में है वो जीन, वो तो सब में है ना। अरे कुछ नहीं होता, बोन मेरो ही होता है इसका। जहां बोन मेरो की प्रॉब्लम है तो बोन मेरो ही चेंज करना पड़ेगा। मतलब क्या है, आपके अंदर जो फैक्ट्री है जो सेल्स बनाने की, वो फैक्ट्री है बोन मेरो। अब आपने दूसरी ब्लड सेल्स देने का मतलब क्या है कि जो आपकी फैक्ट्री है बॉडी के अंदर, वो फैक्ट्री अच्छे सेल्स नहीं बना रही, इसलिए आप बाहर से देंगे तो उसमें हेल्दी लाइफ जिएगा। जब वो खत्म हो जाएगी तो फिर दोबारा ट्रांसफ्यूजन है, यही है। आपको तो फैक्ट्री को सुधारना पड़ेगा, पूरी फैक्ट्री को सुधारना पड़ेगा। वो फैक्ट्री डिफेक्टिव है ना, बात जीन की नहीं है ना। जीन की तो दूसरी बाहर से सेल डाल रहे हो, वो भी तो हेल्दी है, पर इसमें तो जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री में डिफेक्शन है। इस उस फैक्ट्री से बनने वाले सारे सेल डिफेक्शन वाले ही होंगे। समझ पा रहे हो ना, प्रॉब्लम वहां है ना। इसके लिए एक स्टोरी बताता हूं मैं आपको। आपने सुना होगा सीजीआई। सीजीआई कौन होता है? सीजीआई एक पोस्ट होती है ना, सीजीआई कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीजीआई होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, कितनी बड़ी पोस्ट होती है? अपने इंडिया की सबसे बड़ी पोस्ट होती है। यहाँ के प्रधानमंत्री से भी बड़ी पोस्ट होती है। क्यों होती है पता है? प्रधानमंत्री से बड़ी, राष्ट्रपति से भी बड़ी पोस्ट होती है। मतलब इस देश का यदि सुप्रीम पावर बात करें तो सीजीआई से बड़ी पोस्ट ही नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती, सरकार यदि कोई डिसीजन लेती है ना, संसद में बिल भी पास कर दिया और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है ना, उसको सीजीआई बोलते हैं, उसने यदि डिसीजन देके बोल दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यानी कभी भी सरकार किसी कोर्ट को निर्णय नहीं दे सकती है। यदि सरकार ने कितना ही बड़ा डिसीजन ले लिया, अपने सारे सांसद बिठा के यदि कोई बिल भी पारित करवा दिया और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने यदि ऑर्डर डाल दिया सरकार के अगेंस्ट, तो वो उसको ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। यानी इतनी बड़ी पोस्ट होती है सीजीआई। ओके, अदरवाइज आपने कोई सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई निर्णय दे दिया और उसको सरकार नहीं माने तो पता है क्या होता है? संविधान की अवमानना के अंदर इतने सालों की जेल, है ना। तो अपने यहाँ का एक सीजीआई रहा हुआ है, सीजीआई चंद्रचूड़, सुना नाम? काफी पॉपुलर नाम था सीजीआई चंद्रचूड़। उसके दो लड़कियां हैं, तो मैं रिश्ता नहीं बता रहा हूँ आपको, लड़कियां दोनों को मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, दोनों को मस्कुलर डिस्ट्रोफी और सीवियर टाइप की है। उसके घर के ऊपर एक बहुत बड़ा आईसीयू सेटअप कर रखा है, आईसीयू सेटअप कर रखा है। उनकी मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स भी काम नहीं कर पा रही, उसके लिए भी मशीनें लगी हुई है। ये सब चीजें हालांकि वायरल या न्यूज में नहीं होती कि वो इतना बड़ा आदमी है, तो इस तरह की चीजें कभी भी ऐसे नहीं होती है चीजें, बल्कि उनको एक वो है जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, तो उसने जिंदा रख रखा है अपनी बेटियों को। अदरवाइज नॉर्मल पर्सन उस तरह के पर्सन को जिंदा रख सकता है क्या? नहीं। उनको बहुत सीवियर टाइप की मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, दो लड़के और दोनों को। दोनों लड़कियों को क्यों है? जेनेटिक है, जीन म्यूटेशन के कारण से। अब वो हेल्दी है ना, उसके पेरेंट्स सीजीआई चंद्रचूड़, सीजीआई ऐसे थोड़ी बना है भाई, उसके पास दिमाग बहुत सुप्रीम लेवल का है, उसका नॉलेज कितना एडवांस होगा तब जाके सीजीआई बना। इंडिया की सुप्रीम पावर के ऊपर बैठा हुआ जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, वो ऐसे थोड़ी बनता है। उस आदमी का नॉलेज कितना होगा, उस बॉडी के अंदर कोई अनहेल्दी चीजें है क्या? कितना हेल्दी है ना, उसकी लाइफ स्टाइल में कभी कोई कमी रही होगी क्या? नहीं रही होगी। उसके बावजूद भी जीन म्यूटेशन हो गया, जीन डिफेक्शन हो गया। अब जीन म्यूटेशन के कोज क्या है, मैं ये सब चीजें इसलिए बताई है, यदि उसने अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी जी, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर जीन म्यूटेशन के कारण क्या होते हैं? आइडियोपैथिक ही है, उसके कोजेस क्या है? आइडियोपैथिक ही है। और ऐसा देखा गया है कि जीन म्यूटेशन ज्यादातर वहां देखने को मिलता है जहां मतलब अपनी फैमिली के क्लोजली रिलेटिव्स के अंदर यदि शादी हो, उनमें देखा गया है। एक तो ज्यादातर जो मैक्सिमम चांसेस होता है, जैसे मान लो भाई बहन के अंदर शादी क्यों नहीं होती, ये एक बड़ा मेजर रीजन है स्टार्टिंग से। यानी जो मैरिज हो रही है वो जितने दूर के रिश्ते में होगी,
उतनी ही ज्यादा हेल्दी मानी जाती है, उसमें जीन म्यूटेशन कम देखने को मिलता है। ओके, होता है, उससे थोड़ा चांसेस ज्यादा है, उससे उन लोगों में भी चांसेस ज्यादा है, उनमें जीन म्यूटेशन ज्यादा होता है। ठीक है, वो एक अलग रीजन हो सकता है, किसी का रिलीजियस हो सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जिसके अंदर कोई भी अपनी फैमिली में जितना दूर का रिलेशन होगा, दूर दूर तक उसका जीन वापस नहीं घूमा। जीन म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, वापस जैसे अपने ब्लड के अंदर दिया ना, सेम जो एंटीजन है गया तो ठीक है, उसका अगेंस्ट वाला एंटीजन गया तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। जीन म्यूटेशन भी ऐसे ही होता है, यानी उस प्रकार की जीन कहीं ना कहीं दोबारा म्यूटेट होकर दोबारा उसके पास में आ गई है, इस कारण से वो अबनॉर्मल जीन बनती है। विधि बिल्कुल, क्योंकि उसमें भी एंटीजन एंटीबॉडी वाली रिएक्शन होती है, सेम वैसा ही डिफेक्शन देखने को मिलता है उसमें। वो थोड़ी लंबी थ्योरी है, वो थोड़ी लंबी थ्योरी है, उसको पढ़िएगा। ओके, यदि सेम ही कोई जीन है, वो सेम ही जीन एक दो बार कहीं दूसरी जगह म्यूटेट हो गया, वो दूसरी जगह डिवाइडेशन हो गया, उसके बाद वो घूम के आ गया, उसका कुछ अंश भी उसके साथ मिलता है तो वो म्यूटेट हो जाएगी, क्योंकि उसके खिलाफ उसमें एंटीबॉडी मिलेगी। ऐसा उसमें कुछ रीजन होता है। दूसरी चीज, हालांकि करते लोग आजकल, पर कुछ कुछ स्टोरीज आजकल निकल के आई है, जो इंटरकास्ट मैरिज होती है ना, उसमें भी जीन म्यूटेशन देखते हैं, उसमें भी देख रहे हो। उसका क्यों मिलता है मैं आपको बताता हूँ। उसका रीजन ये रहता है कि जिसमें आज तो हालांकि जाति पात इन सब चीजों से उठ के बढ़ रहा है, हालांकि डेवलप कंट्रियां भी वही जा रही है जो धर्म और जाति से ऊपर उठ के बातें करती है, लेकिन इन जातियों से पहले अपने यहाँ पे वर्ण हुआ करते थे, है ना, जिसके अंदर सिर्फ चार ही ग्रुप के लोग होते थे, है ना। उसमें ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे कोई जाट है, उसका डीएनए होगा, डेफिनेटली वो सिर्फ उसी जाति से, तो उसका जो डीएनए होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यदि कोई ब्राह्मण है, उसका डीएनए सब में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसमें जो डीएनए होते हैं ना, डीएनए के कुछ टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स, वो टाइप्स के जरिए वो पहले की वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आज भी कई बार ऐसा होता है, साइंस भी अपने जो पुराने सिस्टम के खिलाफ मात खा जाती है, कई बार उसके सामने टिक नहीं पाती है, कई बार ऐसी चीजें होती है। ओके ना, तो ऐसे डीएनए के कुछ टाइप्स है, उसमें रहता है इंटरकास्ट मैरिज में उनका टोटल डीएनए चेंज होता है, टोटल डीएनए चेंज होता है, तो उसमें म्यूटेशन के चांसेस होते हैं। जरूरी नहीं है कि वही हो, चांसेस बढ़ते हैं, जो म्यूटेशन उनमें भी देखने को, ऐसी चीजें भी है। ऐसा नहीं है जीन म्यूटेशन अपने इंडिया में, जीन म्यूटेशन जैसी चीजें देशों में इससे भी जाता है, भी जाता है। ये जीन म्यूटेशन या फिर जो इस प्रकार के डिफेक्टिव डिसऑर्डर वगैरह और है, ये सारी चीजें वहां है, वहां पहले से उन चीजों को चेक करने की पॉसिबिलिटी की, इस तरह की चीजें उनके पास थोड़ी ज्यादा है, मतलब पहले से उन चीजों को असेस कर लिया जाता है, उनके पास टेक्नोलॉजी, समझ रहे हो इन चीजों को। तो वो चलो झूठ वाली कहानी मैंने क्यों बताई, कि इसके लिए कोई स्पेशल कोज नहीं है। ये जो मैं आपको बताया है ना मैंने, इंटरकास्ट या फिर नियर फैमिली के अंदर, ये सब चीजें भी कुछ स्टोरेज निकल के आई है, कुछ जैसे कुछ एजेंसियां होती है ना, रिसर्च करती है, वो डेटा रिप्रेजेंट करती है, उन डेटा रिप्रेजेंट से कुछ चीजें निकल के आती है, उससे पता लगता है ऐसी चीजों से, क्या ऐसा हो सकता है। जैसे उन्होंने सैंपल लिया 1000 लोगों का, 1000 लोगों के ऐसे लोगों से सैंपल लिया जिसके अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिली थी, फिर उनसे हिस्ट्री ली, क्या 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 हिस्ट्री, उस हिस्ट्री से थोड़ा निकल के आता है कि नहीं नहीं मैक्सिमम लोग ऐसे थे जिनके ऐसा थे, तो वो एक साइंटिफिक डेटा देते हैं कि नहीं नहीं इस तरह की एक रिस्पेक्ट तो है, कहीं ना कहीं है, तो सही इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो ऐसा डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, लिख लिया सबने आपने? सिकल सेल एनीमिया, आपने आपने और ऐसे सुना होगा ना, मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी के अंदर जो आप बता रहे हो जीन ट्रांसप्लांट वाला, कि जीन चेंज कर देते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी में कुछ हद तक पॉसिबल है वो, पता कैसे, उसके अंदर कुछ एक इंजेक्शन तैयार करवाए जाते हैं, जो एक बहुत लंबी स्टडी के बाद एक एक जीन को छाट छाट के तरीके से उनको बनाया जाता है। उस इंजेक्शन को आपने कभी सुना होगा कि विदेश में जाके उसको 1 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगेगा, उसको 40 लाख का इंजेक्शन लगेगा, उसको 3 करोड़ का इंजेक्शन लगेगा, ऐसी चीजें सुनी है आपने कभी? एक ही इंजेक्शन के 3 करोड़ रुपए कॉस्टिंग कैसे हो सकती है? उस मेडिसिन को बनाने के लिए इतनी मेहनत लगी है, ऐसे नहीं है किसी केमिकल कंपोनेंट या रिएजेंट को उसकी बॉडी में डाला जा रहा है। वो इंजेक्शन मतलब उसके अंदर ऐसी जीन्स इस तरह की चीजें हैं जिनको स्टडी करके हेल्थी बनाया गया है। उसकी पूरी बॉडी में जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हुई है ना, उसके डाल के उसकी पूरी पूरी जीन जो पहले वाले डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो नई जीन बनना स्टार्ट हो जाता है, उसका पूरा सिस्टम ट्रांसप्लांट होता है। इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं, लोग विदेशों से लगवाते हैं, ऐसी चीजें होती है। कई बार ऐसा होता है ना कि यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे कई बार डोनेशन मांगा, उस तरह के बच्चे की फोटोज वगैरह देखते हैं, इसके अंदर 3 करोड़ रुपए लगेंगे, इसके लिए ऐसे लगेंगे, कई बार
मतलब ऐसा होता है इस तरह के दिनों के लिए सरकार के पास फंड नहीं है, पर डेवलपिंग कंट्रीज में डेवलपमेंट नहीं है, तो आपके पास इतना ज्यादा उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए फंड नहीं है। किसी एक बच्चे के लिए करोड़ रुपए देना सरकार के पास सब होता है, उसके लिए कई बार डोनेशन लिया जाता है किसी की लाइफ बचाने के लिए, ऐसे केसेस काफी सारे देखने को मिलते हैं। तो उस मेडिसिन नहीं है उसके अंदर, एक उसके अंदर पूरा आपका क्रोमोसोमल लेवल तैयार किया जाता है, स्टडी करके, लंबी स्टडी करके, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत, कई साइंटिस्टों की टीम होती है जो लैब में तैयार करती है। समझ पा रहे हो? सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया के अंदर आरबीसी बनती तो है पर अबनॉर्मल शेप की बनती है, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि बनती नहीं है, बनती तो है पर अबनॉर्मल शेप की बनती है। अबनॉर्मल शेप की बनने से उसका जीवन काल पूरा होने से पहले पहले 7.2 से ऊपर हो जाती है वो, क्योंकि वो अबनॉर्मल शेप होती है। यदि मैं ऐसा बोलूं कि एक बेलून है, इस बेलून यदि राउंड शेप में है, एक तरीके से इसे राउंड शेप में है, इसके न्यूक्लियस से इसकी ये इसको क्या बोलते हैं अपन पता है? इस जगह से इस जगह के बीच की डिस्टेंस क्या बोलते हैं? त्रिज्या, और इंग्लिश में रेडियस। ओके, ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस सीधी सी बात है कि लिमिटेड है। 7.2 म्यू एम यदि किसी की साइज है तो सीधी सी बात है 7.2 से नीचे क्या आ गया? 3.6। 3.6 इसकी रेडियस है, क्लियर है? इस 3.6 से ऊपर रेडियस कैसे हो सकते है? इस बेलून को मैं इसे दबा दूंगा हाथ से, कुछ पॉइंट इधर से निकल जाएंगे, कुछ इधर से निकलेगा, कुछ इधर से निकलेगा, अब नॉर्मल शेप होगी ना। कहीं से रेडियस ये 3.6 की जगह कहीं पे 2 हो जाएगी, कहीं पे 1 हो जाएगी, कहीं पे 4.2 हो जाएगी, कहीं पे 5 हो जाएगी, अब नॉर्मल शेप बनेगी। टाइम से पहले ही इसकी साइज 7.2 माइक्रोन से वो सॉरी म्यूएम से क्रॉस कर चुकी होगी, और क्रॉस कर चुकी होगी तो ब्लड वेसल्स में जाके रप्चर हो जाएगी, जल्दी टूट जाएगी। अब यदि ऐसा देखा गया कि मान लीजिए 1 लाख सेल्स बोन मेरो हर 3 महीने से बनाता है 120 दिन से, उसका एक पावर है कि मैं 1 लाख सेल बना सकता हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। लेकिन यदि 120 दिन बाद में सेल डेथ होती है तो कोई इश्यू नहीं, 1 लाख सेल से उसका काम चल रहा है। लेकिन किसी को सिकल सेल एनीमिया हो गया तो बोन मेरो तो बोलेगा मैं तो 1 लाख ही बना सकता हूँ, पर वो सेल 40 से 50 दिनों में ही डेथ हो गई, होल ओवर सेल्स कम हुई कि नहीं हुई? क्योंकि जो 40 दिन में मर गई वो कम हो, तो उसके अंदर रहनी चाहिए 1 लाख, बल्कि 1 लाख नहीं 50,000 के आसपास ही रह रही है, तो वो एक तरह का एनीमिया हुआ कि नहीं हुआ? उस कारण से ब्लड सेल्स कम। आरबीसी कंटेन अबनॉर्मल हेमरेज, अबनॉर्मल हेमरेज इसलिए हो रहा है उस ब्लड वेसल्स के पास जाती है स्प्लेन में, अबनॉर्मल साइज होने के कारण से। बाकी ब्लड वेसल्स को भी रप्चर होती है और खुद भी टूटती है, विच एब्सेंस ऑफ O2, उनके पास O2 की एब्सेंस होने के कारण से वो साइज ऐसी होती है। वो साइज उस प्रकार की क्यों होती है? क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन को वो कैच कर नहीं पाती है, ऑक्सीजन नहीं होने के कारण से उसकी जो हस्ती के आकार की जो साइज हो जाती है सिकल टाइप की, वो सिकल टाइप की क्यों होती है? इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के कारण। ओके, कन्वर्ट इनटू सिकल सेल, सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाती है, रप्चर हो जाती है, यानी डाई डैमेज होगी 10 से 20 दिनों के अंदर, 10 से 20 दिनों के अंदर ही डैमेज होगी। जीना तो सही था इसको 120 दिन, होगा नहीं होगा। occurs due to substitution of glutamic acid to valine at position of 6 of beta globulin polypeptide, जो हीमोग्लोबिन की चेन होती है उसमें जो बीटा चेन होता है, बीटा चेन के 6 नंबर के ऊपर जो ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए और होता है वो वेलिन में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है कि इसका जो हीमोग्लोबिन होता है, यानी सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिकल सेल जो होती है, सिकल सेल में हीमोग्लोबिन के ऊपर जो बीटा चेन होती है, बीटा चेन का जो 6 नंबर का क्या होता है, 6 नंबर का, 6 नंबर का क्या होता है? अरे 6 नंबर पे क्या होता है? 6 पोजीशन के ऊपर क्या रहता है? जीन ही रहता है उसका, 6 नंबर का। उसके ऊपर भी जो चेन बनती है ना, बीटा चेन ऐसे थोड़ी बनती है, उसमें भी तो जीन होते हैं। जो 6 नंबर पे बैठा हुआ जीन होता है वहां पे ग्लूटामिक एसिड होती है, वो वेलिन में चेंज हो जाती है। तो सबका ऐसा रहता है, एक हीमोग्लोबिन की चेन है, हीमोग्लोबिन एक ही प्रोटीन से थोड़ी बना होता है। जितनी एसेंशियल अमीनो एसिड पढ़ेगा आपने, एसेंशियल नॉन एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब क्या है? ये तो चाहिए ही चाहिए, नॉन एसेंशियल वाली नहीं होगी तो चल जाएगा, होगी तो और भी अच्छी बात है, नहीं होगी तो चल जाएगा या फिर कभी कभी जरूरत है, चाहिए ही चाहिए। जितनी भी एसेंशियल वाली अमीनो एसिड होती है वो सारी सेल्स के ऊपर होती है, इनके ऊपर। ओके, वहां होना तो चाहिए ग्लूटामिक एसिड, पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन जुड़ जाता है वहां पे, यानी ये भी एक तरह का जीन म्यूटेशन ही तो है, एक प्रकार का जीन म्यूटेशन ही तो है, ये तो चेंज हो गई।
चेंज होने के कारण से 6 बीटा ग्लोबुलिन पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड क्यों लिखा हुआ है, तो प्रोटीन चेन होती है उसको अपन पॉलीपेप्टाइड की चेन बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड जाते हैं वो मैंने बताया ना काफी बार, इस चेन की डिफेक्शन देखने को मिलता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक्सचेंज होना, अदला बदली हो जाना, उसकी जगह वो हो जाना, वो आपका सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड टू वेलिन, फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड टू वेलिन, ग्लूटामिक एसिड से वेलिन में चेंज होगा, इस प्रोसेस को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ओके, कहां पे हुआ, 6 नंबर पे होता है ग्लूटामिक एसिड, तो वहां पे क्या आ गया, वेलिन आ गया, वेलिन आ गया। ठीक है, डन, समझ गए। ओके, अब आ जाओ, सिकल सेल्स ब्लॉक द ब्लड वेसल्स ऑफ वेरियस ऑर्गन एंड डैमेज ब्रेन, किडनी, लंग्स एंड स्प्लीन। मैंने आपको बताया क्या कहेगा ये, जब अबनॉर्मल शेप बनेगी तो ब्लड वेसल्स में जाके फंस जाएगा। हालांकि ब्रेन और किडनी तक ये सारी सिचुएशन तब होती है जब वो सीधे रूप में, अदरवाइज तो ब्लड स्क्रीन से होकर गुजरता है तो उससे पहले ही डैमेज हो जाता है, पर बार बार वहां की ब्लड वेसल्स को रप्चर करेगा। सबसे पहले स्प्लीन, उसके बाद में फिर और ऑर्गन भी होते हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स में जाके ब्लड वेसल्स में फंस जाएगा, क्योंकि आरबीसी की जो साइज होती है वो नॉर्मली ब्लड वेसल्स में चल सकती है, पर सिकल सेल होती है उसके अंदर नहीं जा सकती है देख के, क्योंकि वो उसमें फंस जाती है, फंसेगी तो ब्लड वेसल्स भी रप्चर होगी और खुद भी टूटेगी, 10 से 20 दिनों में ही टूट जाती है। ओके, इट इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ऑटोसोमल रिसेसिव है मतलब दोनों पेयर के अंदर, दोनों पेयर के अंदर प्रॉब्लम है, यानी पूरे पेयर में मतलब दोनों जीन के अंदर प्रॉब्लम। ओके, ट्रेट लाइक थैलेसीमिया। ओके, कैसा होता है, थैलेसीमिया की तरह ही होता है, जैसे थैलेसीमिया में प्रॉब्लम होती है ना, थैलेसीमिया मेजर में क्या हो रहा था, दोनों जीन इफेक्ट हो रही थी ना, वैसे ही थैलेसीमिया की तरह ही सिकल सेल पेशेंट रेसिस्टेंट टू फाल्सीफेरम मलेरिया अर्ली साइन। एक अच्छी चीज सिर्फ एक ही, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर कभी भी वो फाल्सीफेरम मलेरिया नहीं हो सकता, इसको कभी भी क्यों नहीं हो सकता, अच्छी चीज एक ही और सारी बुरी बुरी, फाल्सीफेरम मलेरिया इसको नहीं हो सकता। हो गया ना सर, टाइम, टाइम हो गया, आप ही है 5-4 मिनट का टाइम, ठीक है, इतना तो कर लो इसको। क्या होता है, फाल्सीफेरम मलेरिया, तो मलेरिया का मच्छर होता है जो लार्वा छोड़ता है, जो पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं वो जाके आपके आरबीसी को डिटरमाइन करेंगे और उसके बाद में उसको इन्फेक्टेड करेंगे। बल्कि जब फाल्सीफेरम मलेरिया है वो आपको इन्फेक्टेड करेगा, जब वो काटेगा तो उस कंडीशन के अंदर आपकी ब्लड सेल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सिकल टाइप की है, नॉर्मल आरबीसी जैसी नहीं है, तो पहचान ही नहीं पाएगा कि इसकी आरबीसी कौन सी है और उसको इन्फेक्टेड नहीं कर पाएगा। इसलिए एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि फाल्सीफेरम मलेरिया है उसके लिए रेसिस्ट होती है थैलेसीमिया पेशेंट की बॉडी, उसको कभी भी फाल्सीफेरम मलेरिया नहीं हो सकता। डन, ट्रीटमेंट के रूप में सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो सिकल सेल है वो तो बनेगी बनेगी, टूटेगी टूटेगी, उसका कुछ नहीं कर सकते आप, आपको उसको जिंदा रखना है, क्या करना पड़ेगा, हेल्दी ब्लड बाहर से ट्रांसफ्यूज करना, सिंपल। ओके, रीता श्रुति नहीं समझ में आया ना, ये वाला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर देंगे बेटा, है ना, ये वाला नहीं समझ में आया तो इसको रिपीट कर देंगे, अगली वाली क्लास में वैसे भी रिवाइज करते हैं तो दोबारा बता देंगे, पहले वाले में कोई इशू थोड़ी है।